जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई उसको लेकर आप लोगों ने बहुत कड़ा विरोध जताया है और सरकार की जो दलीलें हैं उससे आप सहमत नहीं है। क्या बड़े कारण आपको लगते हैं जो कि सरकार ने इस मामले में गलत उठाए? ये सरकार सिग्नल देना चाहती है कि तुम कितने बड़े भी साइंटिस्ट हो, तुम कितने बड़े सोशल एक्टिविस्ट हो, तुम कितने बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, अगर हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी बोलोगे, हमसे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारी जेल जगह है। तो सोनम के साथ साथ असल में इस देश के सभी लोगों को जो उन लाइंस के ऊपर इस देश में काम करते हैं उनको ये सिग्नल है। तो ये गवर्नमेंट देश के लिए, समाज के लिए सीरियस नहीं है और उसके लिए जो लोग क्वेश्चन करेंगे उनको तो कुछ भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सोनम वांगचुक एक प्रतिबिंब है इस चीज के। अगर आज उसमें हम नहीं बोलते तो कल तो सबका नंबर आ रहा है। ये सोच के शायद कि जो श्रीलंका में हुआ यंगर जनरेशन सबसे आगे थी, बांग्लादेश में हुआ यंगर जनरेशन सबसे आगे थी, नेपाल में हुआ यंगर जनरेशन सबसे आगे थी। अब वहाँ का यूथ परेशान है, उसको जॉब नहीं है और देश का यूथ परेशान है। तो क्या उनको डर लग रहा है कि यूथ सड़कों पे निकलेगा? आप कहते हैं लिख के दीजिए 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे तो आप प्रोटेस्ट करेंगे। 10 दिन पहले लिख के दीजिए, नहीं तो जंतर मंतर में नहीं आने देंगे। भाई प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है, वो परमिशन लेके विरोध नहीं होता है। विरोध तो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। ये सिग्नल देना चाहते हैं कि नेपाल में तो हो लिया, दूसरी जगहों पे हो लिया, यहाँ हम किसी को सड़क पे नहीं निकलने देंगे। घबराई हुई सरकार है, कि बहुत डरी हुई सरकार है। तो डरी हुई घबराई हुई सरकार तो गलत कदम भी उठाएगी और ये उनको महंगा पड़ेगा। इनसे क्या उम्मीद करना कॉन्स्टिट्यूशन की? डबल स्टैंडर्ड्स है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रखो, ओथ लेके बैठ जाओ अपनी अपनी कुर्सी पे और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करो। कल गवर्नमेंट ने हम लोगों से कोई बात नहीं की, कल एक और लेबर पॉलिसी निकाल दी उन्होंने, हमने आज रिएक्ट किया उस पर। लेकिन अब देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से तो ये मुद्दे एकदम गायब हैं। मजदूरों के, किसानों के आप लोग प्रदर्शन करते रहिए, कोई दिखाने वाला, कोई सुनाने वाला तो है नहीं। हिंदुस्तान के अंदर कॉरपोरेट घरानों के कंट्रोल में है मोस्टली, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिसका नाम अब गोदी मीडिया, मोदी मीडिया हो गया है। अपने 2 मित्र अडानी और अंबानी प्रिय मित्र हैं, सुना है कोई तीसरा भी जुड़ने वाला है उसमें, कि अगर हम यहाँ वर्कर्स का जुलूस लेके निकलें और अगर सत्ता को लगे कि नहीं इनको डिक्लेयर करना है कि ये उग्रवादियों का है, वो नहीं हमसे कुछ भी पूछेंगे, वो कोई प्रूफ नहीं इकट्ठा करेंगे, हमें उग्रवादी डिक्लेयर करके और हमारे जुलूस को रोक देंगे। इस किस्म के प्रावधान उस तरीके के लाए गए हैं। मतलब व्हाट ए डेमोक्रेसी ऑफ अवर कंट्री, कि आपकी जितनी वोट पोल हुई थी उससे 5 करोड़ ज्यादा काउंटिंग में आ जाए, कोई जवाब देने वाला नहीं। अब SIR का मामला चल रहा है, सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है। वो बता नहीं रहे हैं कि एक घर से 500 वोटर कैसे हो सकता है जो 1 कमरे का घर है या 2 कमरे का। दे सिंपली से हमारा सब कुछ ठीक है, तुम भौंकते हो तो भौंकते रहो, बोलते हो तो बोलते रहो। आप सोनम वांगचुक के लिए बोलिए तो उस मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा, आप पैलेस्टीनियन के लिए बोलिए तो आपको मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा, आप SIR पे बोलिए तो मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा। वो जनता के आंखों से ओझल करके लोगों में समझदारी आई है, वो उन मुद्दों को समझने लगे हैं, तो सोशल मीडिया को गैग करने के लिए भी ये कानून ले। इसलिए ये पैनिकी हैं। 2024 के इलेक्शन में जो आंकड़े आए थे उसमें मालूम हुआ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उससे कहीं ज्यादा लाइक्स सोशल मीडिया को मिले। अब आप सोशल मीडिया के लोग हैं, हम लोगों को थोड़ी बहुत कवरेज दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, ये उनको तकलीफ दे है, तो फिर आपको कैसे रोका जाए, हमें आपके पास आने से कैसे रोका जाए? वो रास्ते भी सरकार तलाश रही है। पर ये तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है ना, ये मनुस्मृति को मानते हैं। तो हम तो टोटल ऑफेंसिव है, हम तो सीधे चुनौती दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि अपने दिन गिनिए। अब इतने ज्यादा नीचे मत उतरिए, काफी नीचे उतर चुके हैं आप, गटर की भाषा भी आप बोल चुके हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने आवाज उठाई, लेकिन अभी तक सोनम वांगचुक हिरासत में ही है। इस मसले पर अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और इस समय हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर मैम। मैम, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई उसको लेकर आप लोगों ने बहुत कड़ा विरोध जताया है और सरकार की जो दलीलें हैं उससे आप सहमत नहीं है। क्या बड़े कारण आपको लगते हैं जो कि सरकार ने इस मामले में गलत उठाए? देखिए, एक तो उनके ऊपर कोई सा भी आरोप नहीं है,
कोई भी पहले से कोई एफआईआर नहीं थी, कोई भी उनको ऐसे नोटिस नहीं दिए गए थे कि किस किस्म का क्राइम है। और वो जिस आंदोलनों को लड़ रहे थे वो ऑलरेडी बीजेपी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कह चुकी थी कि छठे सूचकांक में उनको छठी क्लॉज में डालना चाहिए संविधान की छठी धारा के अंदर। उसके साथ साथ ये भी कह चुके थे कि स्टेटहुड हम देंगे। जब स्टेटहुड तोड़ी गई, जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा गया, तो उसके बाद ये कहा था कि जल्दी रिस्टोर करेंगे। तो चुनावों के दौरान दोनों प्रॉमिसेस बीजेपी ने कर दी। अब वो प्रॉमिसेस पूरी नहीं कर रहे, उसके ऊपर वांगचुक आंदोलन में थे। दूसरा जो कारण है, आप और हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी खतरे में है और पूरी दुनिया के लेवल पे बार बार कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसके बारे में कि कुछ कदम उठाने चाहिए। और हम अपने देश में देख रहे हैं हमारे पहाड़ों में किस तरीके से लोग बर्बाद हुए हैं। जरा सी बारिश हुई है तो भूस्खलन हुआ है। तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का हम प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो सच है सामने। अपने लोगों को मरने के हालात में जाने दे रहे हैं, तो ये हमारे डेवलपमेंट मॉडल्स में नुक्स है। तो वांगचुक तो बहुत बड़ा काम कर रहे थे एनवायरनमेंट के मुद्दे पे, इकोलॉजी के मुद्दे के ऊपर, और उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड जीते। इस गवर्नमेंट ने खुद बीजेपी की सरकारों ने भी उनको बहुत से अवार्ड्स दिए। तीसरा काम जो वो अच्छा कर रहे थे, वो अच्छा काम था फील्ड ऑफ एजुकेशन में, उस जिसको पूरी दुनिया में सराहना मिली है कि उन्होंने जिस ढंग से एजुकेशन को, जो चारों तरफ का वातावरण होता है, उसके साथ जोड़ के बच्चों को पढ़ाना। आइसोलेशन में वो पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये देश के एजुकेशनल साइंटिस्ट दशकों से बोल रहे हैं, लेकिन सोनम ने उसको प्रैक्टिकली वहां किया। तो ऐसा कुछ भी तो नहीं था जो वो क्राइम कर रहे थे। ये जितने वो काम कर रहे थे, वो तो देश की भी जरूरत है और दुनिया की भी जरूरत है। हमको जो लगता है कि उन्होंने ये एक पूरे देश में सिग्नल देने की कोशिश की है। सिग्नल ये है कि हमारे खिलाफ इफ और बट कोई भी लगाएगा वो अंदर जाएगा। उनको मालूम है कि सोनम वांगचुक के मामले में कुछ नहीं निकलना है, आफ्टर ऑल उन्होंने फिर रिहा होना है, उनके ऊपर कोई केस वेस कोई बनता नहीं। जहां वो इतने 100 रुपए और इतने 1000 रुपए की वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसके अकाउंट्स को देते वक्त FCRA का भरा कराने, उसमें तो इतना बड़ा क्राइम नहीं बनता कि आप जेल भेजते हैं। क्राइम ये होता है कि आपने लिया है और आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप इन्फॉर्म उसके अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको भी मालूम है इस केस में से कुछ नहीं निकलना है। पर सोनम को गिरफ्तार करने के जरिए से ये सरकार सिग्नल देना चाहती है कि तुम कितने बड़े भी साइंटिस्ट हो, तुम कितने बड़े सोशल एक्टिविस्ट हो, तुम कितने बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, अगर हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी बोलोगे, हमसे क्वेश्चन करोगे, तो तुम्हारी जेल जगह है। तो सोनम के साथ साथ असल में इस देश के सभी लोगों को जो उन लाइंस के ऊपर इस देश में काम करते हैं, उनको ये सिग्नल है। दूसरा, हम ये समझते हैं कि ये सरकार अल्टीमेटली हर चीज पे तो यू टर्न लेते हैं। आपने और हमने देखा है किस तरीके से इन्होंने कहा था GST नहीं लगने देंगे, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, खुद आके लगाया। इन्होंने कहा हम डिमोनेटाइजेशन नहीं होने देंगे, जब ये CM थे, आकर के उसको किया। लेकिन जो भी काम किया बिना प्रिपरेशन के किया और उससे काफी नुकसान हुआ। इन्होंने कहा कि हम डॉलर को गिरने नहीं देंगे, उसका आज सत्यानाश हो गया। इन्होंने कहा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने नहीं देंगे, वो दुगने से ऊपर हो गया। और हर चीज पे यू टर्न भी लिया इन्होंने, और जो इन्होंने कहा वो प्रॉमिस तो कभी पूरी हुई नहीं। इस सारी बैकग्राउंड के तहत हम ये समझते हैं कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के मामले में भी ये सीरियस नहीं है। जिस ढंग से ऐसे ऐसे एरियाज में अपने दो मित्र, अडानी और अंबानी प्रिय मित्र हैं, सुना है कोई तीसरा भी जुड़ने वाला है उसमें, उनको जितने सेंसिटिव एरियाज हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के हिसाब से या ट्राइबल लैंड के क्वेश्चन के हिसाब से, वो सब उनको ये दे रहे हैं। इसलिए इनको एनवायरनमेंट इकोलॉजी से भी कोई लेना देना नहीं है। जब ये दुनिया के अंदर ये इशू उठा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें फॉसिल फ्यूल को रोकना चाहिए, उसमें नए एनर्जी के रिसोर्सेज होने चाहिए, जब ये बहस शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने जो हम चाह रहे थे, स्टेक होल्डर्स, वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियंस, किसी से बात नहीं किया।
अपनी कुछ सो कॉल्ड कमिटमेंट की, लेकिन यहाँ आकर के जस्ट उससे रिवर्स काम किया कि जो कोल सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में है उसको आप प्राइवेटाइज करने लग गए, और बहुत सारी कोल माइंस जो हैं फटाफट अपने प्राइवेट मित्रों को देके उसका खूब एक्सट्रैक्शन मैक्सिमम करके दुनिया में बेचने के उस धंधे में लग गए। तो ये गवर्नमेंट देश के लिए, समाज के लिए सीरियस नहीं है, और उसके लिए जो लोग क्वेश्चन करेंगे उनको तो कुछ भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सोनम वांगचुक एक प्रतिबिंब है इस चीज के। अगर आज उसमें हम नहीं बोलते तो कल तो सबका नंबर आ रहा है, तो सबका नंबर वो लगाएंगे ही। लेकिन सोनम के जरिए से उन्होंने ये कहा है कि क्वेश्चन सिर्फ आप हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स नहीं है, जर्नलिस्टों को तो उन्होंने काबू किया, साहित्यकारों को किया, राइटर्स को पकड़ा, थिएटर पर्सनालिटीज को पकड़ा, सब जगह पे आक्रमण किए, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। लेकिन अब एक नॉर्मली यंगर जनरेशन में वेल नोन पर्सन और उनको इंस्पायर करने वाला, उस पे उंगली लगाई है, ये सोच के शायद कि जो श्रीलंका में हुआ यंगर जनरेशन सबसे आगे थी, बांग्लादेश में हुआ यंगर जनरेशन सबसे आगे थी, नेपाल में हुआ यंगर जनरेशन सबसे आगे थी। अब वहां का यूथ परेशान है, उसको जॉब नहीं है, और देश का यूथ परेशान है। तो क्या उनको डर लग रहा है कि यूथ सड़कों पे निकलेगा? अभी तो रिस्ट्रिक्शन है। मैं अभी एक प्रदर्शन से लौटी हूँ, ऑफिस पहुंची हूँ। आप कहते हैं लिख के दीजिए 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे तो आप प्रोटेस्ट करेंगे, 10 दिन पहले लिख के दीजिए, नहीं तो जंतर मंतर में नहीं आने देंगे। भाई प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है, वो परमिशन लेके विरोध नहीं होता है, विरोध तो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, लेकिन सारे स्पेसिस को रिस्ट्रिक्ट करने की बात है। ये इनका प्रोसेस चल रहा है। उसी प्रोसेस के अंदर ही इनको मालूम है कि अगर जैसा स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण था, पिछली सरकारों के खिलाफ भी लड़ाई होती थी, उनसे भी जनता के मतभेद थे, यूनियंस उनसे भी भिड़ती थी, बड़ी बड़ी हड़तालें करती थी, बड़ी बड़ी मोबिलाइजेशन करती थी, लाखों की गिनती दिल्ली में लाती थी, वो सब कुछ अलाउड था ना। लेकिन इनको तो 100 लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, 200 क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, 300 क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, उससे फियर है। तो हमको ये भी लगता है कि सोनम वांगचुक यंगर जनरेशन में फेमस है, ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, पढ़े लिखों में भी बहुत फेमस है, और सीरियसली और संजीदगी से सोचने वाले पूरे इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन और एजुकेशन क्वेश्चन पे उसमें उनमें भी पॉपुलर हैं। तो ये बताने की भी कोशिश है, एक्सक्यूज जो लिया, वो जो यंगस्टर के प्रदर्शन में थोड़ी हिंसा हुई जो हुई उसका एक्सक्यूज लिया, ये सिग्नल देना चाहते हैं कि नेपाल में तो हो लिया, दूसरी जगहों पे हो लिया, यहाँ हम किसी को सड़क पे नहीं निकलने देंगे। तो ये एक डेमोक्रेसी के ऊपर जो लगातार इन्होंने आघात किया हुआ है, ये उससे बड़ा एक और लेटेस्ट आघात है। ये सारी चीजें इसके अंदर है, घबराई हुई सरकार है, कि बहुत डरी हुई सरकार है। तो डरी हुई घबराई हुई सरकार तो गलत कदम भी उठाएगी और ये उनको महंगा पड़ेगा। मैम, हम लाला लाजपत राय जी की प्रतिमा के सामने खड़े हैं, बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन मैम आज जो है इस तरह का तो नहीं सोचा होगा कि डिसेंट को भी आप एकदम खत्म कर दें। और डिसेंट तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आपकी विरोधी विचारधारा या विरोध नहीं आएंगे, स्वर नहीं आएंगे, तो एक रास्ते में तो बड़ी गड़बड़ियां हो जाएंगी। तो अब ये डिसेंट को देश विरोध क्यों समझने लग गया है? देखिए, ये लोग कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माने नहीं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो जान है ना, वो जान यही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू डिसेंट, ये जान है उसकी, राइट टू डाइवर्सिटी, वेरियस रिलीजियस फेथ, वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस कल्चर, उन सबको प्रैक्टिस करने की इजाजत होना, और फिर अपना डिफरेंट ओपिनियन रखने की, डिसेंट विरोधी ओपिनियन रखने की भी इजाजत हो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं माने थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्वस्त करने में ये लगे हुए हैं। तो ये इलेक्शन का मुद्दा बन गया 2024 में कि इनको बहुमत आ गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हटा देंगे। आम जनता ने पकड़ लिया उस इशू को, और इसीलिए इनको बहुमत भी नहीं मिला। 2 लोगों को साथ जोड़ा तो भी संविधान को बदलने के लिए 2/3 चाहिए, वो इनके पास नहीं है। अभी भी अपोजिशन के लोगों को लेना पड़ेगा तो कहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकते, पर उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिलीव नहीं करते।
तो चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते, डेसेंट में बिलीव नहीं करते, डिफरेंट ओपिनियन में बिलीव नहीं करते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव नहीं करते, तो वो इस तरीके से सिग्नल दे रहे हैं ये कदम अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है। तो इनसे क्या उम्मीद करना कॉन्स्टिट्यूशन की? डबल स्टैंडर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रखो, ओथ लेके बैठ जाओ अपनी अपनी कुर्सी पे और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करो। तो ये दे नेवर बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लाला लाजपत राय तो ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किए और पहले अध्यक्ष भी हुए तक के। और जब 1928 में साइमन कमीशन आया इंडिया, उस समय हमारे IRCTC के प्रधान जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस टाइम ARCTC का कॉल था, जैसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का कॉल था साइमन कमीशन गो बैक, तो ट्रेड यूनियन का भी ये कॉल था और उसी का जुलूस ये लेके लीड कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ जब इन पे लाठियां चली थी। और जब इन पे लाठियां चली, ये जख्मी हुए और हॉस्पिटल में इनकी अल्टीमेटली शहादत हुई, तो भगत सिंह इन्हीं के बॉडी के पास खड़े होकर के ओथ लिए थे कि लाला तुम्हारी मौत का बदला लेंगे। तो ये पूरी यंगर जनरेशन को इंस्पायर करने वाले लोग। तो उस समय भी यूथ जब मैदान में होता तो ब्रिटिश एम्पायर हिल गया था, घबरा गया था। 14 साल की उम्र में खुदीराम बोस चैलेंज कर रहा है, उसको उन्होंने 18-19 साल की उम्र में फांसी। करतार सिंह सराबा 18 साल की उम्र में हिंदुस्तान घुसता है और 19 साल की उम्र में उसको फांसी लगा देते हैं। और भगत सिंह अपनी जवानी के अंदर इतना बड़ा कदम उठाते हैं और फिर आर्ग्यू करते हैं जुडिशरी में और शहादत को गले लगाते हैं। तो यूथ इंस्पायर हुआ था। मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर यूथ नीचे कुलमुला रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, एजुकेशन छीनी जा रही है, सरकारी स्कूल ठप किए जा रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियों को फ्रीज किया जा रहा है, उनके फंड कम किए जा रहे हैं। ट्रेड यूनियंस जो वर्कर की आवाज उठाती हैं उनको कुचलने का पूरा चल रहा है। कल गवर्नमेंट ने हम लोगों से कोई बात नहीं की, कल एक और लेबर पॉलिसी निकाल दी उन्होंने, हमने आज रिएक्ट किया उस पर। तो आप किसानों की जमीन छीनना चाहते हो, आप पब्लिक सेक्टर की जमीन छीनना चाहते हैं, आप रिक्रूटमेंट कर नहीं रहे हो, आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, आप ठेकेदारी प्रथा बढ़ा रहे हो, तो लोगों का तो नीचे चांस घुट रहा है ना, तो लोग मैदान में आना चाहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये गवर्नमेंट डरी हुई है, तो अपने हर हथियार को इस्तेमाल कर रही है, पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना इनको महंगा पड़ेगा। मैम एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने मजदूरों की, किसानों की बात की, पहले देश की मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, इन सब चीजों को बड़ा स्पेस मिलता था और सरकारों पर दबाव बनता था कि इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से तो ये मुद्दे एकदम गायब हैं, मजदूरों के, किसानों के। आप लोग प्रदर्शन करते रहिए, कोई दिखाने वाला, कोई सुनाने वाला तो है नहीं। बिल्कुल जायज सवाल आपने किया। इस सवाल के पीछे सीधा उत्तर है कि जिन्होंने डिक्टेटरशिप के हिसाब से चलना होता है या जिनकी टेंडेंसी टोटली अथॉरिटेरियनिज्म की होती है, उनकी स्ट्रेटजी रहती है, जैसे कभी हिटलर और मुसोलिनी की थी, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको पहले काबू करो और वो आपके मित्रों के पास होना चाहिए। वही किया गया। हिंदुस्तान के अंदर कॉरपोरेट घरानों के कंट्रोल में है मोस्टली, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिसका नाम अब गोदी मीडिया मोदी मीडिया हो गया है, तो वो उनके कंट्रोल में है। वहाँ बहुत सारे लोगों को तो अनकंफर्टेबल में महसूस किए निकल गए, बहुत सारे जो स्टैंड लेना चाहते थे उनको निकाल दिया गया। अब जो बचे हैं उनके लिए सीधी बात है, जो हम दिखाना चाहते हैं दिखाओगे, जो हम सुनाना चाहते हैं सुनाओगे, उसके बियॉन्ड इधर से उधर फुल स्टॉप कॉमा नहीं करोगे। तो वो जिस मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोला जा रहा है, जो हमें कवरेज नहीं दे रहा है, तो वो वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। तो सरकार अगर इन सारी चीजों को, जो उनकी पॉलिसीज है, उसको वाह कहा जाए और जो लोगों के दुख और कष्ट है वो नहीं दिखाए जाए। अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत एम्प्लॉयमेंट दे दी, सामाजिक सुरक्षा मजदूरों को है नहीं, और सरकार क्लेम कर रही है कि 68% वर्कर्स को हमने सोशल सिक्योरिटी दे दी। तो जब झूठ के पुलिंदे गढ़ने हैं, वही झूठ के पुलिंदे उस सो कॉल्ड मीडिया ने दिखाने हैं, तो उसके प्रति विरोध करने वाले तो दिखाए नहीं जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा होता है कि मीडिया को कंट्रोल करो। नंबर 1, जितने भी लीगल स्पेसेस अवेलेबल है वो लीगल स्पेसेस को श्रिंक कर दो, आप जितना भी कर सकते हो।
तो ये जो कानून लेकर के आए थे, ये जो 3 संहिताएं ये लेकर के आए हैं, उनमें से तो कुछ बहुत ही डेंजरस प्रावधान है कि अगर हम यहाँ वर्कर्स का जुलूस लेके निकले और अगर सत्ता को लगे कि नहीं इनको डिक्लेयर करना है कि ये उग्रवादियों का है, वो नहीं हमसे कुछ भी पूछेंगे, वो कोई प्रूफ नहीं इकट्ठा करेंगे, हमें उग्रवादी डिक्लेयर करके और हमारे जुलूस को रोक देंगे। इस किस्म के प्रावधान उस तरीके के लाए गए हैं। और उसके साथ साथ इन सब चीजों के बावजूद भी आपको लगता है कि जनता बड़ी हमारे विरोध में है, तो सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं गवर्नमेंट के, उन सबको तुमने इस्तेमाल किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी तुमने पंगु बना दिया, अपनी जेब में डाल लिया। आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को मनोनीत करने के लिए कानून बदल दिया। आपने मेजोरिटी से होता है 2:1 होता है, तो 2 अपने बंदे हो गए, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर अपोजिशन लीडर, वो आपने किया। इसलिए अपने जेब में रखे हुए उस इलेक्शन कमीशन से आप जितना डेट्स जैसी तय कराना चाहते हो, जितना फ्रॉड करवाना चाहते हो, जितना इलेक्शंस को के अंदर बेईमानी होने देना चाहते हो काउंटिंग में, मतलब व्हाट ए डेमोक्रेसी ऑफ अवर कंट्री कि आपकी जितनी वोट पोल हुई थी उससे 5 करोड़ ज्यादा काउंटिंग में आ जाए, कोई जवाब देने वाला नहीं। अब SIR का मामला चल रहा है, सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है। वो बता नहीं रहे हैं कि एक घर से 500 वोटर कैसे हो सकता है जो 1 कमरे का घर है या 2 कमरे का। दे सिंपली से हमारा सब कुछ ठीक है, तुम भौंकते हो तो भौंकते रहो, बोलते हो तो बोलते रहो, क्योंकि उस मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा। आप सोनम वांगचुक के लिए बोलिए तो उस मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा, आप पैलेस्टीनियन के लिए बोलिए तो आपको मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा, आप SIR पे बोलिए तो मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा। वो जनता के आंखों से ओझल करके। पर अब इनको तकलीफ क्या बढ़ गई? तकलीफ ये बढ़ गई कि उस मीडिया से लोगों का मोह टूटने लगा और सोशल मीडिया की तरफ लोग बढ़ लिए। तो जिन लोगों ने उस स्पेस को दिया, इन सारे मूवमेंट्स को, एजिटेशंस को स्पेस दिया, उसकी वजह से लोगों के बीच में कुछ ना कुछ रोशनी पहुंची है, लोगों में समझदारी आई है, वो उन मुद्दों को समझने लगे हैं। तो उस सोशल मीडिया को गैग करने के लिए भी ये कानून ले तो पता न? तो इसलिए ये पैनिकी हैं। 2024 के इलेक्शन में जो आंकड़े आए थे उसमें मालूम हुआ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उससे कहीं ज्यादा लाइक्स सोशल मीडिया को मिले। तो उस सोशल मीडिया को, अब आप सोशल मीडिया के लोग हैं, हम लोगों को थोड़ी बहुत कवरेज दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, ये उनको तकलीफ दे है, तो फिर आपको कैसे रोका जाए, हमें आपके पास आने से कैसे रोका जाए? वो रास्ते भी सरकार तलाश रही है। तो इसलिए मेन मीडिया की बात मत कीजिए, वो बिक चुका है। मैं भी 20 साल मैम मेन मीडिया में रहा, लेकिन जो मेरा अब एक अंतिम सवाल चलते चलते पूछना चाहूंगा मैम कि एक बड़ी गंभीर घटना हुई कि देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की घटना हुई, और उसके बाद उस घटना में CBI ने बड़प्पन दिखाया, माफ कर दिया, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि इससे हौसला इस तरह के लोगों का बढ़ता है, इसमें सजा होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, जो बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही ट्रोलर्स के जिस तरह के चीजें, अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी सरकार समर्थक व्यक्ति के बारे में लिखता तो शायद उस पर ये सब लग जाते, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कल पंजाब पुलिस ने कुछ FIR की है, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ किया ही नहीं गया, कुछ नहीं किया है, क्योंकि जिस किस्म का जहर इन्होंने फैलाया है ना, उसका नतीजा है ये जो उस व्यक्ति ने कहा। अभी तो हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं हुए, अभी भी हम सेकुलर स्टेट है, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, अभी भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है। डिस्पाइट इसके कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने बैसाखियां दे दी, तो ये माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी सरकार बना पाए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वो प्रोपेगेंडा इलेक्शन में चला तो उसका रिजल्ट मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं बदल सकते। पर ये तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है ना, ये मनुस्मृति को मानते हैं। इसके साथ साथ सनातन धर्म तो नफरत फैलाने को नहीं कहता है, उसका भी रॉन्ग प्रचार कर रहे हैं। उसने सनातन धर्म का इस्तेमाल करके ये सब कुछ किया। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि उनको नहीं कहना चाहिए था मैंने माफ किया या नहीं किया, उनको चुप रहना चाहिए था, गवाई जी को चुप रहना चाहिए था। वो खुद नहीं FIR करते या खुद नहीं कंप्लेंट के लिए बोलते, खुद ऑर्डर नहीं देते, पर चुप रहते। उनके इस कहने का नाजायज फायदा इन लोगों ने उठाया है, पर ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा।
जैसे सोनम वांगचुक इनको थप्पड़े पड़ेंगे, उस केस में भी पड़ेंगे, उसी तरीके से हम ये समझते हैं कि ये जो हरकत इन्होंने की है, ये तो सीधे सीधे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को चुनौती दे दी है। और नरेंद्र मोदी कुछ बोले नहीं एज प्राइम मिनिस्टर, और एक एक्स पे ऊपर एक ट्वीट करे, इससे ज्यादा शेमफुल बात क्या हो सकती है। तो ये हम समझते हैं कि ये इनकी जो सोच और समझ है ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, ये उसी का रेप्लिका था। और चूंकि उसका रेप्लिका है, अगर इसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं तो फिर इन्हीं का जो सपोर्टर है वो कंफ्यूज होता है। तो अपने सपोर्टर को अपने साथ बनाए रखना है इन्होंने, उसको बनाए रखने के वास्ते जो इनकी कास्टिस्ट पॉलिटिक्स है और या मनुस्मृति की समझ है, उसको जारी रखना है। उस एजेंडा को ही खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए लिप सर्विस एक्स पे कर दो, बाकी सब चलने दो, एफआईआर नहीं लगाओ। हम समझते हैं पंजाब में लगी है, उससे प्रेरित होकर दूसरे राज्यों में भी एफआईआर लगेंगे, वो लगनी चाहिए। अब ऑफेंसिव का दौर है, उनका ऑफेंसिव बहुत हो लिया, और ये दो एग्जाम्पल तो समझ रहे हैं कि इनके ऑफेंसिव अब लिमिट क्रॉस कर गए हैं। अब ऑफेंसिव पब्लिक की तरफ से, संगठनों की तरफ से, सबकी तरफ से आने की जरूरत है। तो हम तो टोटल ऑफेंसिव है, हम तो सीधे चुनौती दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि अपने दिन गिनिए। अब इतने ज्यादा नीचे मत उतरिए, काफी नीचे उतर चुके हैं आप, गटर की भाषा भी आप बोल चुके हैं। तो इनको समझ लेना चाहिए बहुत बहुत दिन लद रहे हैं इनके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो इसी तरह से आपको अलग अलग शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। आपसे यही अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। नमस्कार।